ओके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान गुंदल है। मेरे ख्याल से आप लोग काफ़ी सारे दोस्त जानते हैं उसमें। मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल हूँ। तो हमारे इस कोर्स का मकसद ये है कि जो भी लोग तालीम याफ्ता हैं, जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, जो आईटी प्रोफेशनल हैं, जो आईटी प्रोफेशनल नहीं हैं, सबको अप टू स्पीड किया जाए। ठीक है? आज की जो टॉपिक है, इसका एजेंडा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे और सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। हम इसमें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के और सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, और जो इन डेप्थ टॉपिक्स हैं उस पर बाद में बात करेंगे। सॉरी, मेरा फोन बज रहा था, मुझे उसको म्यूट पे करने दें। ठीक है। तो आप सब लोग जो हैं मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं। आप सब जानते हैं कि थोड़ा बहुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, आप लोगों को तालीम आपकी सबकी इतनी तो है, सब लोग जानते हैं कि भाई डिवाइस कैसे इस्तेमाल करनी है। इस वजह से इसमें आप लॉग इन हुए हैं। ठीक है? तो मैं बेसिक पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जब किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब आप सिक्योर कर रहे हैं या आप अपनी डिवाइस को सिक्योर कर रहे हैं, उसके अंदर जो चीजें क्रूशल हैं उसको सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सवाल आप माइक पे भी पूछ सकते हैं और लिख कर भी पूछ सकते हैं। जैसे आमिर साहब ने अभी जो क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर आप अपने सवाल लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, जरियाब ने लिखा है, काइंडली आस्क योर क्वेश्चंस हियर इफ एनी। अंग्रेजी में बात नहीं करूंगा, उर्दू में बात करूंगा, इसकी वजह से मेरे ख्याल से यहाँ पे सारे इस वक्त जो हैं वो सारे के सारे उर्दू बोलने वाले हैं। लेकिन अगर कोई इंग्लिश बोलने वाला हमें ज्वाइन करता है तो हम इंग्लिश में और उर्दू में दोनों में एक ही फिक्रे को रिपीट करेंगे, ताकि आपको भी समझ जाए, उसको भी समझ आए। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज हमारे कोई ऐसे डेलीगेट्स नहीं है जिनको अंग्रेजी में बात करनी पड़े। एनीवेज, तो आज का एजेंडा मकसद है कि आज हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, वो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है? इस पे बात करेंगे। तो सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहली चीज, मेरे स्क्रीन शेयर हो सकती है ना यहाँ पे? यस, आपकी स्क्रीन शेयर हो सकती है, आई थिंक। ओके। आप ट्राई करें, अगर नहीं होती आपने मुझे बता दें। डिसेबल की हुई है आपने? एक मिनट में आपको एक्सेस। यस, ओके। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। जब आप लोगों को नजर आना शुरू हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। आप लोगों को नजर आ रहा? ओके। तो इंट्रोडक्शन करते हैं कि सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। कॉन्सेप्ट यह है कि यार आप एक मैसेज सेंड करते हो तो वो कैसे पहुंचना चाहिए दूसरे लोगों को। तो उसके लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट है CIA। CIA क्या होता है? CIA अमेरिकन जासूस एजेंसी के बारे में बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो उसमें CIA आपका confidentiality, integrity. So confidentiality is C, integrity is I, and availability. So आपका जो मैसेज है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमारा एक पासवर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है। तो पहली चीज कि मैसेज कॉन्फिडेंशियल रहे। दूसरी चीज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या होती है? इंटेग्रिटी ये होती है कि आपने जैसे मैसेज सेंड किया वो वैसे ही मैसेज रिसीव हुआ, दरमियान में किसी ने उसकी अल्टरेशन नहीं की, उसको चेंज नहीं किया।
तो दूसरी चीज क्या हो गई? इंटेग्रिटी। और तीसरी चीज अवेलेबिलिटी। भाई मैसेज सेंड किया, वो रिसीव भी हुआ है, ठीक है। अब आप में से कोई शख्स मुझे ये बताना चाहेगा कि CIA मैसेज सेंड करने में या डेटा सेंड करने में क्यों इंपॉर्टेंट है? जरा आपको क्या लगता है कि CIA क्यों इंपॉर्टेंट है? एक मिनट में आपको माइक देने दें। लेट मी गिव यू माइक। अनम्यूट। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। मोर या आपको अनम्यूट कर दिया। मैसेज ये असल में जरूरी है इस वजह से कि आप नहीं चाहते कि आपने जो मैसेज भेजा है आपका जो मैसेज है वो गलत कन्वे हो, एग्जैक्टली एज इट इज वो आपका मैसेज कन्वे हो। इस टाइम मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं वो उसमें हिस्सा लें। खामोश कोई ना बैठा हो, सबको जो है थोड़ा थोड़ा जो है वो मौका दिया जाए, ताकि नदीम असलम साहब और हर बंदा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं एक दफा सबको अनम्यूट करता हूँ जी। थैंक यू भाई। अच्छा, तो ज़रियाब ने जो कहा कि कॉन्फिडेंशियल इसलिए होना चाहिए कि जो आपका जो मैसेज है उसका डिस्क्लोजर ना हो जाए। तो एक है CIA, ठीक है, और उसके मुखालिफ क्या होगा? डैड। डैड क्या होता है? जैसे कहते हैं ना बाप, वैसे ही डैड होगा, ठीक है। डैड क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, डिस्क्लोजर, अल्ट्रेशन एंड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। जो आपने मैसेज सेंड किया, अगर वो सबको पता चल जाए तो वो डिस्क्लोज हो गया ना, सबको पता चल गया। और अगर उसकी इंटेग्रिटी खत्म हो जाए, मकसद यह है कि अगर आपने जो मैसेज सेंड किया है उसके अंदर कोई अपनी, जैसे सारन ने उस मैसेज के अंदर कोई चीज ऐड कर दी, अगर सारन ने उसके अंदर कोई चीज ऐड कर दी तो उसका मतलब है कि वो मैसेज जो है वो अल्टर हो गया, वो पहले वाला मैसेज नहीं रहा। अगर वो पहले वाला मैसेज नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि वो उसमें अल्टरेशन हो गया। और अगर किसी ने आपका वो मैसेज जाने से रोक दिया तो उसकी मैसेज की डिस्ट्रक्शन हो गई है, वो मैसेज किसी को रिसीव नहीं हुआ। तो ये तीन चीजें CIA जैसे इंपॉर्टेंट है जो ब्लू के अंदर है, उसी तरीके से ये जो रेड के अंदर डिस्क्लोजर, अल्टरेशन और डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि इसका डिस्क्लोजर कैसे ना हो। अब हम कोई चीज भी पढ़ेंगे, कुछ भी सीखेंगे, तो हमने मेक श्योर करना है कि हमारे साथ बाप ना हो जाए, डैड ना हो जाए, डिस्क्लोजर ना हो जाए, उसकी अल्टरेशन ना हो जाए, उसकी डिस्ट्रक्शन ना हो जाए। अगर हम चीजें ये करना सीखना चाहते हैं, अभी मैं स्क्रीन शेयर 2 सेकंड के लिए रोकूंगा ताकि आप लोगों को कैमरे के ऊपर आकर जो है वो मैं बता सकूं। 1 सेकंड, स्टॉप शेयर। तो मैंने शेयर बंद कर दी। 1 मिनट, मैं आपको अपनी वीडियो ऑन करने लगाऊं ताकि जब आपको मेरी वीडियो ऑन हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा कि मेरी वीडियो आपके लिए ऑन हो रही है। ठीक है, आपको नजर आ रहा हूँ? यस, ठीक, नजर आ रहा है। आप मैसेज में लिख सकते हैं। तो क्योंकि हम लोगों ने सीखना यह है कि जो भी हम सिक्योरिटी लगाते हैं पर्सनल लेवल पे भी और काम के लेवल पे भी, वो किसी सूरत में डिस्क्लोज नहीं हो, उसकी अल्टरेशन नहीं हो। डिस्क्लोज से मकसद है किसी को पता ना लगे, अल्टरेशन उसके अंदर कोई चीज का एडिशन या रिमूवल। मैंने मैसेज सेंड किया फॉर इंस्टेंस कि पानी लेकर आओ, तो किसी ने अगर उसमें ऐड कर दिया कि ठंडा पानी लेकर आओ, तो क्या ये पुराने वाला मैसेज है कि यह चेंज हो चुका है? चेंज हो चुका है। चेंज हो चुका है ना। तो आप लोग चैट में जरूर लिखें। बाकियों का मैंने माइक इसलिए बंद किया क्योंकि वो पीछे से मोटर बाइक की आवाज आ रही थी,
तो मुश्किल हो रहा था। तो अगर वो चेंज हो चुका है, अगर मैंने लिखा है कि पानी लेकर आओ और वो मैसेज नहीं मिला, तो फिर क्या हुआ है? इस सूरत में क्या हुआ है? सॉरी, ये अगर मैंने लिखा कि पानी लेकर आओ और वो मैसेज किसी को रिसीव नहीं हुआ, तो इस सूरत में डैड की कौन सी सिचुएशन लगी है? ये डिस्ट्रक्शन हुई है। डिस्ट्रक्शन हुई है। बाकी लोग भी जवाब दे सकते हैं कि मकसद है कि उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया गया, मैसेज को रिसीव ही नहीं होने दिया गया। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो CIA है कि चीज कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, उसकी इंटेग्रिटी होनी चाहिए और उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे यार ये तो बड़ा सूखा सा मैसेज है, ये तो बड़े सूखे से कॉन्सेप्ट है, ये हमें क्यों पढ़ा रहा है? हर कॉमन सेंस की बात है। जब आप एक लेटर भेजते हो तो आप उस लेटर के साथ क्या करते हो? आप उस लेटर को एक लिफाफे में डालते हो, एक एनवेलप में डालते हो। क्यों डालते हो? क्योंकि इसकी कॉन्फिडेंशियल हो। डिस्क्लोजर ना हो जाए, ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियल रहे। फिर उसके अंदर उसके ऊपर आप एक जो है सील लगाते हो। तो वो सील क्यों लगाते हो? वो सील इसलिए लगाते हो फॉर कि इंटेग्रिटी। कोई बंदा इसके लेटर के अंदर से निकाल के इसमें कुछ और लिख के दोबारा ना डाल दे, अल्टरेशन ना हो जाए, ठीक है। फिर आखिरी सूरत में आप उसको पोस्ट ऑफिस में दे के आते हो और मेक श्योर करते हो कि वो रिसीव हो। क्यों? कि रास्ते में कहीं पे डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। तो उसकी डिस्ट्रक्शन रोकने के लिए आप ये तीसरी सूरत लेके आते हो, जिसकी वजह से हमारा जो मैसेज है वो कन्वे हो जाता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जा रहे हैं, ये क्यों सिखाए जा रहे हैं? ओके, ये इसलिए सिखाए जा रहे हैं कि आपको ये पता हो कि अगर हमने किसी भी डिवाइस की सिक्योरिटी लगानी है तो हमने किस चीज को देख रहे हैं। बड़ा सिंपल सा है, CIA, कॉन्फिडेंशियल हो, उसकी इंटेग्रिटी हो और उसकी अवेलेबिलिटी हो। ये 3 चीजें हैं जिसको आपने देखना है। और किसके खिलाफ? डैड के खिलाफ, डिस्ट्रक्शन के खिलाफ, ठीक है, डिस्क्लोजर के खिलाफ, अल्ट्रेशन के खिलाफ और डिस्ट्रक्शन के खिलाफ, ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन ये मेन चीज आपको समझ में आ जाए कि क्या किस तरीके से चलता है, उसके लिए फिर हम बहुत सारे लेवल्स की सिक्योरिटी लगाते हैं। अच्छा, आपके पास, सबके पास लैपटॉप तो जरूर होगा, ठीक है। यस। एक डिवाइस होगी, लैपटॉप होगी। आपके लैपटॉप में और कंपनियों के लैपटॉप में क्या फर्क होता है? यूजुअली उनका नेटवर्क जो होता है वो होते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड होते हैं सिंपल एक लेवल तक। 1 मिनट, नीचे लिखते हैं कि जिन लोगों को थोड़ी सी IT की समझ है और जिनको बिल्कुल समझ नहीं है वो भी लिख सकते हैं। ओके, जो आपका लैपटॉप है वो एक डोमेन के ऊपर ज्वाइन नहीं होता, लेकिन कंपनियों का डोमेन पे ज्वाइन होता है, ठीक है। आपका मोबाइल भी, ये मेरा पर्सनल मोबाइल है, ये मेरा पर्सनल मोबाइल है, ठीक है। ये मेरा कंपनी का मोबाइल है, ये आईफोन, ठीक है। इस मोबाइल में और इस मोबाइल में क्या फर्क है पता है आपको? कि ये वाला इसमें पर्सनल, ये डोमेन पे नहीं है और ये डोमेन पे है। अब डोमेन पे होने की वजह क्या है? हम उसको डोमेन पे क्यों ज्वाइन करते हैं? हम डोमेन पे कॉन्फिडेंशियलिटी। इसलिए ज्वाइन करते हैं कि हम अपना जो डेटा है, जो अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी जो है, बगैर इंटरनेट के भी बात कर सकें। मकसद है कि हम अपना इंट्रानेट चला सकें। तो डोमेन को ज्वाइन करने की वजह और भी ये होती है कि आप अपनी डिवाइसेस को जो डोमेन पे हैं उनको मैनेज कर सकें, ठीक है। तो जितने लैपटॉप डोमेन पे होंगे, अब डोमेन से मुराद वेबसाइट का डोमेन नहीं है, ये एक डोमेन है जो आप क्रिएट करते हो और उस डोमेन के ऊपर ये, मैं इसको कहता हूँ D1, ये डिवाइस 1 है, या ये लैपटॉप 1 है, L1, या कोई नाम रख लेता हूँ, मोबाइल 1, M1, ठीक है। फिर उसके बाद M2। अब M1 से M2 के अंदर जो मैसेज जा रहे हैं वो क्यों सिक्योर हैं?
वो इसलिए सिक्योर हैं कि प्राइवेट वो नेटवर्क। डोमेन जो है वो बाहर से एक्सेसिबल नहीं है। समझ आई? यस। तो उस सारे को मैनेज क्या चीज करती है? आपके अगर बहुत सारे मोबाइल नंबर होते हैं तो आप किस चीज पे उसे ढूंढते हैं? डायरेक्टरी पे, डायरेक्टरी। राइट? डायरेक्टरी पे ढूंढते हैं। अगर उन डिवाइसेस को आपने ढूंढना है तो आपने कहाँ पे ढूंढना है? डायरेक्टरी पे। डायरेक्टरी। ठीक है। अब इन डिवाइसेस को जो मैनेज करने वाली चीज होती है उसको कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी, एडी, एक्टिव डायरेक्टरी। ये चीजें इस कोर्स के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, ये डिवाइसेस किस तरीके से मैनेज की जाती हैं। आपको सिखाएंगे कि आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो बंदे आईटी में काम करना चाहते हैं, जो बंदे आईटी में काम नहीं करना चाहते मगर सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, जो बंदे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में काम करना चाहते हैं, जो बंदे आईटी की किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हैं, या जो बंदे अपने पर्सनल बिजनेस के लिए भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, सब इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो हम इनको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, इसके अलावा आप किस तरह सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं कोऑपरेट एनवायरनमेंट में। अब कोऑपरेट एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस, यूजुअली बिजनेस होते हैं। कोऑपरेट एनवायरनमेंट होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। बिल्कुल सही जरिया आपने। अच्छा, आप में से कोई शख्स ऐसा है जो पार्टिसिपेट करना चाहेगा या बताएगा कि उसका आईटी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है? अगर है तो नीचे लिख दें उसके अंदर कि भाई मेरा आईटी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। बाकियों को हम ऐसे ही पढ़ाएंगे जैसे कि उन्होंने आईटी के बारे में उनको ज्यादा नहीं पता। आईटी इज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब हम फिर दोबारा वापस आते हैं सीआईए के ऊपर। ठीक है, सीआईए के ऊपर वापस आते हैं। अब आप मोबाइल यूज कर रहे हो, मोबाइल जो है उस मोबाइल के अंदर से जो डेटा है व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के ऊपर जो डेटा मैसेज आप सेंड करते हैं तो अक्सर लिखा होता है एंड टू एंड सिक्योरिटी। तो एंड टू एंड सिक्योरिटी क्यों है, उसका क्या मतलब है? उन्होंने एक एंड टू एंड सिक्योरिटी की इंक्रिप्शन बनाई है कि आपका मैसेज एक जगह से कन्वे हो और दूसरी जगह पे रिसीव हो, लेकिन दरमियान में कोई शख्स नहीं उसको पढ़ सके। मकसद है उसकी अल्टरेशन नहीं हो सके, उसकी किसी सूरत में अल्टरेशन नहीं हो सके। तो इसलिए उन्होंने उसको बनाया। अब इमेजिन करो कि अगर एंड टू एंड पॉइंट सिक्योरिटी ना लगी होती आपके व्हाट्सएप पे तो क्या होता? कॉन्फिडेंशियलिटी न रहती। दूसरों को भी अनम्यूट करो, उनको इस जगह पे सवाल करने का मौका दो। सीआईए के ऊपर आप वो सवाल कर सकते हैं कि सीआईए हमारी लाइफ में हमारे आम डिवाइसेस पर किस तरीके से एप्लीकेबल होती है। हर एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर वो सीआईए को फॉलो कर रहा है, हर एप्लीकेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अब इनको ये भी बताना जरूरी है, इस सूरत में इनको ये भी बताना है कौन से ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन हैं आपके पास जो कि आपकी सिक्योरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जब एक आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो अपने फोन में और उसका काम जो है सिर्फ तस्वीर को एडिट करना है या डॉक्यूमेंट को एडिट करना है, लेकिन वो आपसे आपकी वो प्रिविलेजेस मांग रहा है जो उसको जरूरत नहीं है, तो वो आपका डेटा वहां से उठा रहा है और फिर वो डेटा कहाँ जाता है? वो आपसे परमिशन मांगता है, आप पढ़ते नहीं हो फाइन प्रिंट, वो डेटा जो है आपका बाहर चला जाता है। ये आपका डीएलपी के अंदर आएगा। लेकिन इस टाइम ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि सीआईए आपकी आम जिंदगी में, क्या आप अपना कोई मैसेज, अपना कोई लेटर चाहेंगे कि लोगों तक पहुंच जाए? क्या आप चाहेंगे कि आपका जो है लेटर कॉन्फिडेंशियल ना रहे, उसकी इंटेग्रिटी ना रहे? मकसद है कि उसके
उसकी वुकत ना रहे, वो जो मैसेज आपने सेंड किया है वो सब लोगों को इस तरीके से रिसीव हो कि उसके अंदर अल्टरेशन हुई हो और उसकी डिस्ट्रक्शन हुई हो। ठीक है, क्या आप ये नॉर्मली लाइफ में चाहेंगे? नो सर। बिल्कुल। तो ये कोर्स जो है ये एक फजूल कोर्स नहीं है। ये वो जो ऊपर आता है सर, वांट टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स, योर फोटोज एंड वीडियोज इन गैलरी, वो हमारी मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो लोग उधर चुरा रहा है हमसे। नहीं, चुराना नहीं, जरूरी नहीं है कि चुराना। अब डेटा को किस तरीके से वो लोग मैनेज करते हैं, ये एक ऐप के दरमियान में डिफरेंस होता है। कुछ डेटा को मैनेज इस तरीके से करते हैं कि उनके ऊपर जीडीपीआर और जीडीपीआर से मकसद यह कि एक कानून बनाया गया था कि आप जो डेटा ले रहे हो लोगों का, उस डेटा को आप किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, सैयद साहब का भी माइक खोलो, सैयद साहब का लाजमी खोलो, क्योंकि सैयद साहब ने ज्वाइन किया हमीद असगर साहब के नाम से ना। सो भाई, थैंक्स, वेलकम। ओके सैयद साहब, पैच दूसरा जो हमारा कोर्स है उसके अंदर बेसिकली हमारा जो कोर्स होगा वो सीपीएसए क्रेस्ट का और ऑफेंसिव सिक्योरिटी और सर्टिफाइड एथिकल हैकर के लेवल का होगा। ठीक है, राइट। तो ये कोर्स जो है पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से एज अ टॉट कोर्स लेस देन 3,000 पाउंड का नहीं मिल रहा। 3 से 5,000 7,000 डिपेंड करता है। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को फ्री में अवेलेबल हो। अगर हमें कोई डोनेशन रखनी भी पड़ती है वो इतनी मिनिमम हो कि वो लैब्स को ही कवर करे। मकसद यह है कि उनको फैसिलिटेट करने के लिए ना। ओके सो उसमें डिफेंस इन डेप्थ में हम पैच मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, बच्चों को और सारे दोस्तों को और कोलीग्स को और भाइयों को ये मैं बताता चलूं कि जो सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें अगर आप कोई डिवाइस अगर आप चला रहे हो तो उसकी अपडेट करते हो जैसे, तो अपडेट करना भी पैच मैनेजमेंट में ही आता है। मकसद है कि आपकी जो अपडेट्स रिसीव होती हैं आपकी पर्सनल डिवाइसेस के ऊपर और ऑल्सो आपके कॉर्पोरेट डिवाइसेस को, तो पर्सनली आपको ऑलरेडी मैनेज्ड पैच मिलता है। वो कौन मैनेज कर रहा है? आपका जो गूगल प्ले वाले हैं या एप्पल वाले हैं, उनका जो स्टोर है वो ऑलरेडी मैनेज करके आपको नया पैच दे रहा है। लेकिन कंपनियों में ऐसे नहीं होता। कंपनियों में क्या होता है, उसमें आपको एक मिनट, उसमें आपको जो है, एक मिनट मुझे अपनी ऑन कर लेने दें कैमरा। मेरा कैमरा क्या है? अच्छा, उसमें ये होता है कि आपको खुद मैनेज करना पड़ता है अपना पैच, और उसके जो विंडोज अपडेट्स हैं या माइक्रोसॉफ्ट अपडेट्स हैं उसको आप किसी WSUS के थ्रू या SCCM के थ्रू आप मैनेज करते हो। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पढ़ाया जाएगा। ये बहुत वैल्यूएबल है। एक्टिव डायरेक्टरी और SSCM पैच मैनेजमेंट, अगर दो चीजें अगर आपने पढ़ी हो तो सैयद साहब बिल्कुल इस बात से एग्री करेंगे मेरे ख्याल से कि आप किसी भी कंपनी के अंदर एक स्टार्टअप जॉब ले सकते हो एंट्री लेवल की। एम आई राइट और रॉन्ग? है एब्सोल्युटली राइट। जो बंदा एक्टिव डायरेक्टरी और SSCM को पढ़ गया उसको फिर बाद में सिक्योरिटी का कोर्स हम करवाएंगे ताकि वो सिक्योरिटी में बाद में जा सके। लेकिन अब आप बताओ कि जिन लोगों को बेसिक चीजें नहीं पता होंगी। जी सरन साहब का सब क्वेश्चन है। सरन जी भाई पूछना चाहता हूँ, ये पैच एक्चुअली होता क्या है? देखो पैच क्या होता है? पैच ये होता है पेबंद लगाना। ठीक है, पेबंद लगाना इस तरीके से जैसे कि अगर आपकी कोई चीज चल रही है तो आप उसको पैच तो नहीं करोगे। अगर उसके अंदर किसी हैकर को या उसकी फंक्शनैलिटी में, मकसद है कि आपके कपड़े फट गए हैं तो उसको आप पेबंद लगाओगे कि नहीं लगाओगे? जी अगर आप पहनते हैं तो लगाओगे। अगर आपका जो कंप्यूटर चल रहा है, आपका सिस्टम चल रहा है, आपका जो OS चल रहा है, OS क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट है
तो उसको पैच करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब उसमें कोई वर्नाबिलिटी आ जाती है, उसमें कोई खामी, कमजोरी, कोताही आ जाती है जो कि हैकरों को पता है, तो वो आपको सिस्टम अपडेट देते हैं। आपको पता है ना, सिस्टम अपडेट आता है, आपके मोबाइलों पे भी आता है कि सिस्टम जी अपडेट बिल्कुल। कर दो। तो ये इस प्रोसेस को पैच मैनेजमेंट कहते हैं। ये जो सही प्रोसेस है। होता है इसको पैच मैनेजमेंट कहते हैं। तो सैयद साहब, being a teacher and mentor, do you think the methodology I'm using right now to teach my colleagues and my students, ये methodology सही चल रही है? आपको क्या लगता है कि it's effective? In fact, much better than me because I used to speak in English. तो वो अमूमन स्टूडेंट सारे के सारे यही करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे रिमाइंडर दे देते हैं तो प्लीज गेट बैक टू द बेसिक्स, दैट इज उर्दू एंड पंजाबी, एंड देन इवेंचुअली इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग्स एंड यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा इस मकसद ये है कि एक ऐसी टीम, एक ऐसी फोर्स बनानी जो उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी तीनों समझती हो, और ये Absolutely. लोगों को अप टू स्पीड, इनको अगर अंग्रेजी का एक लफ्ज भी नहीं आता, अंग्रेजी भी सिखा देंगे इनको इसके अंदर। Very लेकिन right. मेन चीज है कि हमारे बच्चे पीछे क्यों रहे। Yeah, very right. Absolutely. अच्छा, डिफेंस इन डेप्थ, हमने कोई भी मोबाइल, कोई भी चीज, अगर हमने उसको अपने कंपनी के या अपने को उसको डिफेंस उसका करना है, तो उसके अंदर पहली चीज मैंने क्या पढ़ाई आपको? पैच मैनेजमेंट। ठीक है, कि आपने उसको पैच करना है। अब उसकी मैनेजमेंट में अलग चीज है, वो हम आपको बाद में किसी कोर्स में सिखाएंगे कि उसको मैनेज कैसे करना है। लेकिन उसके लिए आपको एसएससीएम पढ़ना पड़ेगा, वो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट क्या है वो है एंटीवायरस प्रोटेक्शन। ठीक है, अब एंटीवायरस के अंदर क्या होता है? एंटीवायरस के अंदर आपका जो आ जाता है, एंटीवायरस आ जाता है, एंटी स्पाईवेयर आ जाता है, एंटी रूट किट आ जाता है, उसके बाद एंटी स्पैम आ जाता है। अब जो आप समझोगे यार ये स्पैम रोकना, भाई स्पैम, एंटी स्पैम का एक्सपर्ट होना बहुत बड़ी चीज है। कंपनी को सबसे ज्यादा ईमेल स्पैम आता है, उसके अंदर अटैक होते हैं, फिशिंग अटैक होते हैं, सब कुछ होता है। तो बड़े बड़े सोल्यूशन बने हुए हैं, स्पैम टाइटन, इस तरीके से माइमकास्ट, और बड़े बड़े सोल्यूशन बने हुए हैं, और वो अरबों रुपया कमा रहे हैं इसमें से। तो ये जो एंटीवायरस है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एंटी स्पाईवेयर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एंटी रूट किट और एंटी मालवेयर। तो जो एंटीवायरस है, एंटीवायरस प्रोटेक्शन जो, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। उसमें आ जाते हैं आपका एंटीवायरस आ जाता है, आपका एंटी स्पाईवेयर आ जाता है, आपका रूट किट आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर इंक्लूड हैं। ठीक है, इसमें से अगर कोई बंदा सवाल करना चाहे कि डिफेंस इन डेप्थ में एंटीवायरस की क्या इंपॉर्टेंस है या कोई उसकी क्यों लगाना चाहिए, तो भाई ये बात है, अगर आपने अपनी डिवाइस को डिफेंड करना है तो उसको पैच करना जरूरी है। ठीक है, हमेशा अप टू डेट रहना जरूरी है, और उसी तरह उसकी आपका एंटीवायरस प्रोटेक्शन आपकी जरूरी है, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन। अब हम लोग एंटीवायरस एंड पॉइंट में बहुत आगे निकल चुके हैं, हम क्लाउड बेस्ड एंड पॉइंट प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हमारे उसके अंदर पूरा एंटीवायरस की जगह पे हम उसके अंदर एजेंट लगाया होता है। वो एजेंट जो है उसके अंदर एबिलिटी होती है कि आपके एग्जीक्यूटेबल्स, यानी मकसद है कि अगर आपके डिवाइस के ऊपर कोई चीज जो नहीं इंस्टॉल होना चाहिए वो इंस्टॉल होना चाह रही है, तो हम उसको हजारों डिवाइसों को मेंटेन कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, यानी कॉर्पोरेट लेवल पे, बड़े लेवल के ऊपर। तो पहली चीज हो गई पैच मैनेजमेंट, दूसरी चीज क्या हो गई? एंटीवायरस। अब ये क्या, इस सारे चीज को क्या कह रहे हैं, पूरे फ्रेमवर्क का नाम क्या? डिफेंस इन डेप्थ। हम डेप्थ में हम डिफेंस कर रहे हैं आपकी डिवाइस का, आपके एनवायरनमेंट का, आपके स्टेट का, डेप्थ में। ठीक है, तो दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, किसी को पता? स्पेसिफिक हम वो लगा देते हैं कि ये चीज आ सकती है, ये चीज नहीं आ सकती। ओके, थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन अगर कोई दे दे तो वो बड़ी बेहतर होगी, थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन।
ज्यादा नहीं, थोड़ी सी टेक्निकल। It's सही है साहब। basically a network security system that monitors जो systems को monitor कर रहा होता है। हाँ, तो नेटवर्क काम कैसे, वो फायरवॉल काम कैसे करता है? फायरवॉल ऐसे काम करता है कि उसने आपने उस पे नेटवर्क पैरामीटर लगाने कि ये पैकेट आ सकता है, ये पैकेट नहीं जा सकता। पैकेट क्या लेके जा रहा है? पैकेट डेटा लेके जा रहा है, ठीक है। जो डेटा पैकेट लेके जा रहा है, उसके अगर आपने उसको उसका पैकेट ही नहीं आने देना तो डेटा कहां से आएगा? तो अटैक नहीं आने देना तो डेटा कैसे आएगा? अटैक तो आता है डेटा की सूरत में, ठीक है। अगर कोई आपका डेटा लॉस होने की है, अगर आपने उस तरफ से आपने वैसे उसके बाहर पैकेट जाना या अंदर ना पैकेट आना रोके हुए हैं, तो उसके लिए आप जो नेटवर्क पैरामीटर होता है, यानी ये पैरामीटर नेटवर्क का, यार ये वाली वेबसाइट नहीं खुलनी चाहिए इस कंपनी के लिए, ये वाली वेबसाइट नहीं खुलनी चाहिए इस मुल्क के लिए। आप मुल्क के लेवल के ऊपर भी, वाइड एरिया के अंदर भी अपने पैरामीटर लगा सकते हैं, तो उसका भी फायरवॉल होता है, ठीक है। सो पहली चीज आ गई पैच मैनेजमेंट, दूसरी चीज आ गई एंटीवायरस प्रोटेक्शन, तीसरी फायरवॉल। जी सरन, पूछें आप। सरन आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, एक मिनट हाँ जी मुझे। भाई, पूछना ये था कि जो ये वायरस होता है ये एक्चुअली ये होता क्या है और ये अटैक कैसे करता है, और मीन जो आते हैं जैसे आप बोल रहे थे ईमेल के थ्रू आता है, और मतलब ये डाटा कैसे मतलब ये करता है, सारा सिस्टम डाटा लेता है अपना आपके सिस्टम में से। एक मिनट सरन, मैं आपका सवाल थोड़ा सा नहीं समझा कि क्या चीज डेटा देता है? मतलब आप वायरस एंटीवायरस के बारे में बता रहे थे ना, और वायरस के बारे में अच्छा, वो सुना आप मालवेयर की बात कर रहे हो कि मालवेयर कैसे डेटा चोरी करता है, या जी। देखो 2016 के अंदर मैंने एक की लॉगर बनाया था। अब की लॉगर भी एक तरीके से आपका लॉग करता है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर लॉग्स होते हैं, लॉग फाइल्स होती हैं। वो लॉग फाइल फायदेमंद भी होती है, नुकसानदेह भी होती हैं। इसी तरीके से जो वायरसेस हैं, जो मालवेयर हैं, वो मुख्तलिफ तरीके से आपको अटैक करते हैं। जैसे कुछ मालवेयर डालते हैं, जैसे की लॉगर्स हो गया। अब वो की लॉगर जो है वो बैठकर आपकी पूरी स्क्रीनशॉट बना लेगा, पूरी वीडियो बना लेगा आपकी स्क्रीन की। वो पूरे मैसेजेस आपके पासवर्ड सारे जो हैं वो विजुअल सूरत में वो बना के वो फाइल ट्रांसफर के थ्रू, एफटीपी के थ्रू वो आगे किसी जगह पे सेंड कर देगा। मकसद है कि वो आपका डेटा जो एक्सपोर्ट कर देगा, क्लाउड पे कर सकता है, उनका अपना जहाँ पे सर्वर है वहां पे वो आपका कर सकता है। उसके अलावा कुछ वेबसाइट के ऊपर लगी होती हैं कुकीज, आपकी हाईजैकिंग हो जाती है। आपकी कुकीज जो होती हैं, कुकी क्या होती है? कुकी ये होती है कि आपके ब्राउजर जो है ना, आपका जो ब्राउजर जो भी आप खोलते हो, आप क्रोम खोलते हो, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हो, आप अपने मोबाइल का ब्राउजर खोलते हो, उसमें कुकीज लगी होती हैं। वो कुकीज क्या करती हैं कि नेक्स्ट टाइम आप जब वेबसाइट खोलोगे तो वो आपकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद होगी, तो आपकी वेबसाइट जो है वो टेलर हो जाती है। मकसद है कि वो आपके लिए आसानी से खुल जाती है। तो वो कुकी हाईजैक करने के लिए होते हैं। उसके अलावा हुक्स होती हैं मुख्तलिफ किस्म की कि जो अटैच हो जाती हैं उसके साथ, ठीक है। रूट किट्स होती हैं, ठीक है। आपको मुख्तलिफ तरीकों से वो, उनका मकसद है कि आपका जो डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा जो सिर्फ आपके पास होना चाहिए, वो किसी तरीके से उन तक पहुंच जाए। और उसको पहुंचाने के लिए वो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज और मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो की लॉगर इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्पाईवेयर में आ जाएगा, रूट किट इस्तेमाल करते हैं, वो स्पैम इस्तेमाल करते हैं, वो मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीजें उसमें एड्स वगैरह होते हैं, एडवेयर होते हैं, वो इतने नुकसानदेह शायद ना हो। कुछ वो भी नुकसानदेह होते हैं, वो एड भी बना रहे होते हैं और एट द सेम टाइम आपके रूट किट भी चला रहे होते हैं। तो ये जो वायरसेस हैं, इनको रोकने के लिए एंटीवायरस का होना बहुत जरूरी है, और एंटीवायरस भी अप टू डेट होना जरूरी है। एंटीवायरस की भी पैच मैनेजमेंट होनी जरूरी है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग कि एंटीवायरस अप टू डेट हो,
with latest signature. Signature ये होते हैं सिग्नेचर, जैसे मेरा सिग्नेचर है ना, तो आप मुझे जी जी पहचानोगे यार ये अदनान गोंदल है, ये अदनान भाई ने इस तरीके से बात की होगी, ये उनका सिग्नेचर मौजूद है। इसी तरह आइडेंटिफिकेशन होती है इन वायरसेस की, उनके सिग्नेचर मौजूद होते हैं। वो सिग्नेचर जो वायरस सर्च इंजन है, जैसे गूगल सर्च इंजन है, ऐसे वायरस का सर्च इंजन है, उसमें वो सिग्नेचर्स की पूरी लिस्ट इंपोर्ट हो जाती है। जो नया वायरस आता है, अब मेरा वायरस मैंने बनाया 2016 में, वो वायरस किसी के पास नहीं है, तो क्या उस वायरस का सिग्नेचर होगा या नहीं होगा? अगर मैंने उसको बड़ा यूनिक तरीके से इजाद किया है, तो आपको क्या लगता है उसका होगा कि नहीं होगा? जी जी सैयद साहब। सिग्नेचर उसका Sir, डेफिनेटली होगा। just to add on one more point in this interesting discussion, malware या इस तरह की different चीज़ों के ऊपर जहाँ पे discussion हो रही है, वहाँ पे there is an interesting movie I remember 0 Days के नाम से. I strongly recommend everyone should watch this movie. This was actually एक Stuxnet के नाम से एक malware बनाया गया था, which was in fact against the Irani centrifuge था, और ये develop हुआ था आई थिंक अमेरिका और इसराइल ने कुछ जॉइंटली इस तरह करके उन्होंने डेवलप किया था विद द हेल्प ऑफ इवन द हार्डवेयर दैट वाज इंक्लूडेड. एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड सारे के सारे पार्टिसिपेंट 0 Days के नाम से, इट्स अ documentary which is available. It's a kind of movie as well as a documentary. And just to add on these things, it's such a beautiful thing to cover up जो हमारा ये टॉपिक सब्जेक्ट चल रहा है उससे रिलेटेड है. जी जरूर. बेसिकली जो वो बताना चाह रहे हैं कि मेरा ख्याल है सैयद साहब, जो ईरान का सेंट्रीफ्यूज था, सेंट्रीफ्यूज जो एटॉमिक सेंट्रीफ्यूज एटॉमिक रिएक्टर का होता है, तो वो ऑफलाइन था. ठीक है, एग्जैक्टली वो ऑफलाइन था, वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं था, लेकिन इंटरनेट से कनेक्टेड था. इसके बावजूद वो हैक हो गया था, जिसके बावजूद वो हैक हो गया था, क्योंकि जरियाब आपका जो था आंसर गलत है, सिग्नेचर उसका नहीं होगा. ठीक है, उसकी वजह से यह है कि वो यूनिक है, इस वजह से उसका कोई सिग्नेचर नहीं होगा. कोई एंटीवायरस दुनिया में उसको नहीं पकड़ पाएगा जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं हो जाएगा. सर आपका सवाल. जी भाई, पूछना ये था कि ये जो मतलब विंडोज 10 है, जैसे इसका खुद का अपना एंटीवायरस है, ये जब हम कुछ चीजें डाउनलोड करते हैं, कुछ फाइल्स, कुछ सॉफ्टवेयर चलाते हैं, उनको ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है. सही है, वो मतलब एग्जैक्ट करते हैं फाइल को, उनको उसमें डाउनलोड करके वो ऑटो डिलीट कर देते हैं. फिर हम वो डिफेंडर ऑफ कर देते हैं, रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ कर देते हैं. अभी तो मुझे आप लोगों को ये सिखाना पड़ेगा कि विंडोज डिफेंडर को कभी ऑफ नहीं करते. ठीक है, सही. विंडोज डिफेंडर इज वन ऑफ द बेस्ट एंटीवायरसेस जो आपको अवेलेबल है. ठीक है, उसमें विंडोज डिफेंडर बहुत अच्छा एक डिफेंडर है. उसमें आप एक्सेप्शन डालते हो. अगर आपको पता है कि यार ये वाला ये जो है डिवाइस, ये जो मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, ये बिल्कुल बेहतरीन चलता है, तो आप अगर विंडोज डिफेंडर पे, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से 1 सेकंड में बता देता हूँ आपको. असल में प्रॉब्लम कहाँ कर होती है, मैं आपको ये बताता हूँ. हम क्योंकि यूजुअली हम पेड सॉफ्टवेयर को क्रैक करना चाहते हैं, तो हम उनको डाउनलोड करते हैं. तो उनके जो क्रैक्स हैं वो इनको एज अ मालवेयर डिटेक्ट करते हैं, तो इस वजह से वो चलाने नहीं देता. तो उसके लिए हमें 5 मिनट के लिए उसको डिसेबल करना पड़ता है, फिर वो रियल टाइम प्रोटेक्शन को हम इनेबल करते हैं. भैया यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप विंडोज सिक्योरिटी में जाओ और एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन में जाओ, एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन की सेटिंग्स में जाओ, तो उसके बाद आप प्रोग्राम सेटिंग में जाओ. ठीक है, सबसे पहले आप गए विंडोज सिक्योरिटी में, फिर आप गए ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल में, ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल के बाद आप गए एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन में, एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन से आप गए प्रोग्राम सेटिंग में. तो यहाँ पर ऐड प्रोग्राम टू कस्टमाइज, यहाँ पर आप एक्जी फाइल की एक्सेप्शन डाल सकते हो. एक्सेप्शन से मुराद है कि आप विंडोज डिफेंडर को बता रहे हो, मुझे तसल्ली है भाई, आई एम कॉन्फिडेंट कि ये ठीक है. ठीक है, तो विंडोज डिफेंडर उसको अलाउ कर देगा.
वो कहेगा ਤੁਹਾਡੀ बिल्कुल। मर्जी किस्मत वो अच्छा। कीजेंस को असल में यूजुअली मॉलवेयर डिटेक्ट करता है इसमें। तो अगर आप किसी भी एग्जी फाइल को या किसी भी MSI को, किसी एग्जी फाइल को अगर आप चलाना चाह रहे हो, आप विंडोज सिक्योरिटी में ये नीचे लिख दो, ज़रियाब लिखो नीचे, विंडोज सिक्योरिटी में जाओ पहले, फिर ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल में जाओ, उसके बाद आप एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन में जाओ, उसकी सेटिंग्स में, एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन सेटिंग्स में, फिर प्रोग्राम सेटिंग में, फिर आपको प्लस का बटन नजर आएगा। उस प्लस के बटन को जब आप डालेंगे ना, तो आप उस प्रोग्राम को उसके अंदर एक्सेप्शन में डालेंगे। एक्सेप्शन क्या होता है कि इन ऊपर रखो, इट्स ओके, आई ट्रस्ट दिस थिंग, मैं इसे एतबार करना, लेट इट कम इनसाइड, ठीक है, लेट इट डू द एग्जीक्यूटेबल, इसे एग्जीक्यूट करने दो, मुझे इस पे ट्रस्ट है, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी को साइड पे करो, इसको एक्सेप्शन में डाल दो, ठीक है। तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया। अब हम वापस आ जाएंगे, आई अंडरस्टैंड जी, आप करें शुरू। अब डिफेंस एंड डेप्थ में वापस आ जाते हैं। डिफेंस इन डेप्थ के अंदर हमने पहले बात की आपके पैच मैनेजमेंट की, फिर हमने बात की एंटीवायरस प्रोटेक्शन की, फिर हमने बात की फायरवॉल की। फायरवॉल क्या होता है? फायर वॉल, एक दीवार है जिससे आप दीवार को कहते हो कि ये इस तरह के पैकेट नहीं आने चाहिए, वो उसको रोक देगी, ठीक है, वो आपकी डिफेंस है, आपके किले की डिफेंस है। तो आपका जो किला है, आपका डिवाइस का जो किला है, उसकी जो दीवार है उसको क्या कहते हैं? फायरवॉल। अच्छा, फिर जब हमने पैच मैनेजमेंट कर ली, हमने एंटीवायरस प्रोटेक्शन कर ली, हमने फायरवॉल लगा लिया, तो अब हम जाते हैं उस लेवल पे, हम लगाते हैं IDS, IPS, हनी नट, ठीक है। अब आपको किसी को पता है कि IDS क्या होता है, IPS क्या होता है, और हनी नेट या हनी पॉट क्या होता है? नो आइडिया। सही है साहब, थोड़ी हेल्प। नो आइडिया सर, नो आइडिया सर प्लीज। तो ये वो चीज है जहां से आके मुझे इस प्रोग्राम को बनाने की वजह, जहां से मुझे लगा कि मुझे ये प्रोग्राम बनाने की जरूरत है, ये मेन जगह है। क्योंकि मेरा, सैयद साहब, not a personal attack on you, but I'm talking about somebody who studied cyber security from UK, ठीक है। ओके मास्टर जिस बंदे ने किया था यूके से, पाकिस्तान एयरफोर्स का ही था, ओके और उस बंदे से मैंने ये सवाल किया कि आपके डिफेंस इन डेप्थ में आपका IDS, IPS या कोई हनी पॉट लगा हुआ है, हनी नट लगा हुआ है, तो उसने मुझे जवाब में यही कहा कि व्हाट इज हनी पॉट, ठीक है। तो IDS इज इंट्रूजन डिटेक्शन, ठीक है, कि आपके डिवाइस में कोई बंदा इंट्रूड कर गया, ठीक है, कोई बंदा आपके डिवाइस में घुस गया, तो उसके लिए जो हम सिस्टम लगाते हैं उसको कहते हैं IDS, ठीक है। वो कैसे काम करता है? वो लॉग पे काम करता है। जब आपके सिस्टम लॉग होते हैं, हर चीज के लॉग होते हैं, फायरवॉल के लॉग होते हैं। लॉग का मकसद है कि ज़रियाब कितनी दफा इस रूम में आया है, सरन कितनी दफा इस रूम में आया है, आमिर कितनी दफा इस रूम में आया है, कितनी दफा गया है, इस चीज का हमने लॉग रखा हुआ। हमने लॉग रखा हुआ कि बंदा आ रहा है, जा रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। वो चीजें इस तरीके से, ये प्रोग्राम चला था, ये एग्जीक्यूटेबल चला था, फलानी चीज चली थी, वो सारी जितने भी वाकयात हुए होते हैं, उन सारे वाकयात का जो लॉग है उसे कहते हैं, उसको हम कलेक्ट करके एक सिस्टम लाते हैं। जैसे वो सारा का सारा लॉग फायरवॉल से आया, फलानी जगह से आया, फलानी जगह से, वो सारा कलेक्ट होकर एक जगह पे आता है, और उस सिस्टम के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो जितने भी चीजें डिफरेंट लग रही हो ना, कि वो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, so all those components which are not working together and they are standing out, जो कि स्टैंड आउट कर रहा है कि यार ये जो सारे के सारे लॉग्स हैं ये ठीक हैं,
लेकिन ये जो वाकया है ना, ये वाकया नहीं मैच कर रहा। तो इन आपकी डिवाइस में कौन घुसा है, तो उस चीज को डिटेक्ट करने वाले सिस्टम को क्या कहते हैं, आईडीएस। और आईडीएस काम करता है लॉग्स पे, वो लॉग कलेक्शन करता है। और Correct. आईपीएस क्या होता है, आईपीएस भी आईडीएस होता है, ये भी डिटेक्शन कर रहा होता है। लेकिन आईडीएस और आईपीएस में फर्क ये है कि ये एक्शंस ले सकता है, रिस्पॉन्ड करता है उस पे। ये उस पे रिस्पॉन्ड करता है और आपको बताता है हे ये हो गया है, अब इस तरह से ये वाला पोर्ट जो है मिसाल के तौर पे गलत इस्तेमाल हो रहा है, आप प्रिवेंशन कर देते हो, आप उससे कुछ एक्शंस अप्लाई कर सकते हो और वो जाके फायरवॉल पे लग जाएगा या कुछ हो जाएगा। आप प्रिवेंट कर सकते हो एक अटैक को। आईडीएस में साढ़े से अटैक हो रहे हैं, रेडार है, ठीक है, बता रहा है कि आप पे अटैक हो रहा है। आईपीएस में क्या है कि आप उस अटैक को रोक भी सकते हो। आपने क्या नाम है, जैसे F-16 भेज दिए कि जाओ रोको, काउंटर मेजर्स। सो उनको स्क्रैम्बल कर दिया ना कि जाओ। तो आईपीएस जो है वो बेसिकली प्रोटेक्शन भी करता है। और हनी नेट क्या होता है, हनी पॉट क्या होता है, एक हमारी बड़ी मशहूर सियासतदान है फॉर इंस्टेंस, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, वो कहती हैं कि जी मैंने इतने लोगों की वीडियो बना के रखी हुई है, ठीक है। अब वो जो वीडियो बनाने के लिए उसने लोगों को हायर किया था, उस खवातीन को हायर किया था, वो रिकॉर्डिंग कर रही थी, उसने उसका हनी पॉट बनाया था। इंटेलिजेंस की, जो लोग इंटेलिजेंस में काम कर चुके हैं, जिनका इंटेलिजेंस की दुनिया में है, तो ये फिजिकली भी एक टर्म है हनी पॉट, ठीक है। एक हनी पॉट एक ऐसी चीज होती है जहां पर आप किसी को घेर के लाते हैं और उसको फिर पकड़ते हैं, ठीक है। इसी तरह इस कंप्यूटर के अंदर भी आप एक फेक, एक फोर्ज्ड सर्वर बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, जिसमें अटैकर घुस के देखता है और वो समझता है कि ये सब कुछ असल है। उसमें बहुत सारे किस्म के हनी पॉट होते हैं, बड़े थकी क्वालिटी के हनी पॉट होते हैं, जिसको समझ आ जाती है 2-3 मिनट के बाद ये तो बस हनी पॉट है, वो निकल जाता है। उसके अच्छी क्वालिटी के होते हैं कि जिसके अंदर उसे 20 मिनट लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं 2 दिन लगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो 20 दिन के बाद भी सोच रहा होता है मैं किधर हूँ, ये ओरिजिनल है भाई। तो हनी पॉट के अंदर आप उसको ट्रैप करते हैं, आप उसकी टेक्नोलॉजीज को, उसके मेथडोलॉजीज को, वो क्या किस तरीके से ईओपी करता है, ईओपी एस्केलेशन ऑफ प्रिविलेज, या मकसद है कि वो अटैक कैसे करता है और वो किस तरीके से प्रिविलेजेस लेता है। मकसद है कि आम यूजर से किस तरीके से एडमिन बनने की कोशिश करता है, या कोई भी गलत हरकत किस तरीके से करता है, उसकी तमाम मेथडोलॉजीज को, उसकी हरकतों को समझने के लिए हम हनी पॉट लगाते हैं। तो अब हमने डिफेंस डेप्थ में पढ़ लिया पैच मैनेजमेंट, एंटीवायरस प्रोटेक्शन, फायरवॉल, आईडीएस, आईपीएस, हनी पॉट, हनी नेट, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। अभी डिफेंस इन डेप्थ के अंदर और क्या चीज होनी चाहिए कि हमारा डिफेंस अच्छा हो। कोई आईटी का सवाल नहीं है, कॉमन सेंस का सवाल है। आपके नजरिए से हमारे पास एक पॉइंट अगर आपके जहन में आ रहा है कि यार ये भी होना चाहिए डिफेंस इन डेप्थ में, तो बताएं। डू यू हैव एनी सिंगल पॉइंट कि यार अगर हमने किसी चीज को बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड करना है तो हमें ये चीज भी होनी चाहिए इसमें। एक अगर मतलब फायरवॉल एक चीज फायरवॉल को पेनिट्रेट करती है तो फायरवॉल ऑलरेडी लगा हुआ है। फायरवॉल की आगे से आप हार्डनिंग कर रहे हो, वो अलग चीज है, फायरवॉल से नहीं। एक चीज इसमें मिसिंग है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो फायरवॉल को पेनिट्रेट कर दे और उस सिस्टम में चली जाए, उसको हटाने के लिए कह ले ट्रोजन कह लो, तो उसके रिमूवल के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। एंटीवायरस हर चीज तो नहीं डिटेक्ट करता। नहीं, हमारे पास वो हार्डनिंग के लिए टूल्स होंगे, ठीक है,
उसके लिए एंटीवायरस ही इतने लेवल पे जा चुका है कि उसका एजेंट जो है वो सब कुछ रिमूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन आप हर एप्लीकेशन, हर चीज किस पे रखते हो? लोकल कंप्यूटर पे, सर्वर पे रखते हो ना, सर्वर पे, ठीक है। हर चीज एप्लीकेशन सारी सर्वर पे रखते हो। अगर आपका सर्वर जो है उसको हार्डन नहीं किया गया, ठीक है, आपके सर्वर की हार्डनिंग नहीं हुई पड़ी, मकसद है कि SMB 1.0 एक प्रोटोकॉल है, SMB 1.0 एक प्रोटोकॉल है, तो वो प्रोटोकॉल सेफ नहीं है, ठीक है। अगर वो प्रोटोकॉल सेफ नहीं है, पूरी दुनिया जानती है, और आपके सर्वर पे वो ऑन है, तो फिर क्या होगा? एक चीज जो सेफ नहीं, एक चीज जो सेफ नहीं है, कोई चीज भी जो सेफ नहीं है, वो आपके सर्वर पे मौजूद है, तो क्या होगा? कोई हैकर उसको एक्सप्लॉइट करेगा, उसको आप फायदा उठाएगा, उसके थ्रू अटैक करेगा, राइट। तो हार्डनिंग का मकसद है कि आपने अपने सर्वर को, अपना सर्वर, आपका लैपटॉप, अब आप अपने लैपटॉप की बजाय, यार मैं तो चीजें अपने लैपटॉप पे रखता हूँ, अच्छा लैपटॉप के ऊपर भी अगर आप ऐसी चीजें रखोगे जिसके थ्रू मैं घुस सकूं, मिसाल के तौर पे आपने डाउनलोड किए हुए हैं, जो आप लोग वो यार मूवीज डाउनलोड करते हो, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हो? टोरेंट। और अगर टोरेंट आपको पता है इनसिक्योर है, और अगर मैं टोरेंट के थ्रू आपके कंप्यूटर में घुस सकता हूं, तो मुझे और क्या चाहिए? ठीक है। तो आपने अपने सर्वर की हार्डनिंग की हुई है क्या आपने उसके अंदर जो कमजोरियां हैं, जो कमजोर चीजें हैं, जो चीजें आपको पता है, मकसद यह है कि आपके घर के अंदर मिसाल के तौर पे आपको पता है कि यार ये बंदा जो है वो सारे राज दे देगा, तो आप उस बंदे को अगर प्रोटेक्ट नहीं करते तो आपके सारे राज बाहर चले जाएंगे। मकसद है आपको हार्डन करना पड़ेगा ना उस बंदे को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपका जो डेटा है, आपको पता है सारी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त क्या है? इंफॉर्मेशन। आपका डेटा इनफैक्ट डाटा yes. बिल्कुल। आपका डेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उस पर सिक्योरिटी नहीं लगाते, ठीक है, अगर व्हाट्सएप के ऊपर एंड टू एंड सिक्योरिटी नहीं लगी होती, तो हर बंदा जो है सरन कह रहा होता, आमिर भाई ने ये किया, जरियाब कह रहा होता, हामिद भाई ने ये किया, ठीक है। तो उसके लिए आपने इंक्रिप्शन लगानी होती है। करेक्ट। फिर अब डेटा पे ही बात करेंगे। अब डेटा आपके पास है, मेरे मोबाइल के अंदर मेरे 2012 से लेकर तस्वीरें हैं, जो कि 9 साल की तस्वीरें। 9 साल की तस्वीरें, एक तो मुझे इसके लिए प्रोटेक्शन लगी है, ये देखो, ये उस पे फिंगरप्रिंट प्रोटेक्शन, ठीक है। अब मेरा आप व्हाट्सएप खोल के देखते हो, यार ये व्हाट्सएप है, मेरा व्हाट्सएप आप खोल के देखते हो, मेरा व्हाट्सएप क्या है? अगर नजर आ जाए तो खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप भी सिक्योरिटी खोलने के बाद भी आपको मिलेगा नहीं। मैंने उसके ऊपर डबल सैंड बॉक्सिंग की है, लेकिन मैंने सैंड बॉक्सिंग किया, आपको पता नहीं है सैंड बॉक्सिंग क्या है, लेकिन मैंने सैंड बॉक्सिंग की हुई है इस पर, ठीक है। मेरे तमाम एप्लीकेशंस जो हैं वो इंक्रिप्शन के अंडर भी छुपे हुए हैं, तो उसके अगर मेरा डेटा अगर मेरा किसी तरीके से खो जाए तो उसके लिए बैकअप करना जरूरी है, राइट और रॉन्ग? करेक्ट। आपको बैकअप चाहिए, सो आपको इंक्रिप्शन चाहिए आपके डेटा की प्रोटेक्शन के लिए, आपको इंक्रिप्शन चाहिए, आपको उसका ASL चाहिए, आपको उसके अंदर बैकअप चाहिए। तो हमने तकरीबन डिफेंस इन डेप्थ को तकरीबन डिस्कस कर दिया। अगले हफ्ते अगर आप कहते हैं तो हम एप्लीकेशन के ऊपर बात कर सकते हैं, डिफेंस इन डेप्थ के ना, डेटा की
बात कर चुके हैं, लेकिन अगर अभी थोड़ा सा चंद सेकंड में आपको बता दूं कि एप्लीकेशन के अंदर जो आपके मोबाइल पे एप्लीकेशन चल रहे हैं उसकी हार्डनिंग करना भी जरूरी है। सारे एप्लीकेशंस जो हैं वो एंटीवायरस से स्कैन हो, ठीक है, सारे के सारे। और उसके बाद उसकी आपने ये भी देखना है, जैसे टिकटॉक है, आपका टिकटॉक है, टिकटॉक आपका सारा डेटा भेज देता है उसके ऊपर, आपका सारा का सारा डेटा जो है वो आपका डार्क नेट पे बेच रहा है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, अगर आप में से कोई भाई इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये भी बता सकता हूँ कि आप कौन सी वेबसाइट्स पे आप जाते हो, आप क्या हरकतें करते हो, वो सारा का सारा टिकटॉक ने दिया हुआ है। मैंने खैर नहीं किया वो सारा का सारा कि किसी बंदे का भी डेटा जिसने टिकटॉक किया हुआ है, तो आपकी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है। आप ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं करो, और अगर आपने करनी भी है तो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप उसको डाउनलोड करो, उसकी सैंडबॉक्सिंग कैसे करो, ताकि वो उसकी के पास कभी भी एक्सेस आपके डेटा की ना हो, वो सैंडबॉक्स में पड़ा हो, वो सैंडबॉक्स से ही चले। ठीक है, आपको सैंडबॉक्स। I think we should wrap up because we have only 3 minutes और ये मीटिंग दोबारा एंड हो जाएगी, तो हमें रैप अप करना चाहिए। Don't worry, 3 minutes are more than enough। फिर उसके बाद we have एप्लीकेशन में वर्नेबिलिटी स्कैनिंग, कि हमने इसके अंदर क्या क्या कमजोरियां, मकसद कौन कौन से ऐप हमें जो हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं या काली इस्तेमाल कर सकते हैं, काली लिनक्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि यार ये मेरे डिवाइस में कौन कौन से एप्लीकेशन है जो इनमें वीकनेसेस हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन का जो नेक्स्ट होगा, इसके अंदर डिफेंस इन डेप्थ को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसमें हम नेक्स्ट में बात करेंगे एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन में सारे लोगों का इंटरेस्ट भी होगा, क्योंकि एप्लीकेशन हम लोगों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। वी हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ एप्लीकेशन। और फिर उसके बाद नेटवर्क पे आ जाएंगे, क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी के लोग बाकी भी मौजूद है जिन्होंने डिस्कस पढ़ा भी हुआ है, सो वी विल टॉक अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। अगर आप छोटा सा क्वेश्चन है ये आमिर भाई का, कि वो कह रहे हैं कि जो वीडियोस टिकटॉक पे हमने अपलोड नहीं की हुई तो वो भी रिस्की है। भाईजान, टिकटॉक आपकी डिवाइस के अंदर मौजूद होना सबसे बड़ा रिस्क है। मकसद है उसको ये भी पता है कि आप कौन से ब्राउजर पे जा रहे हो, आप क्या चीज डाउनलोड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप किसको क्या मैसेज कर रहे हो, सब चीजें आपकी जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि उस टिकटॉक को भी अगर आपने इस्तेमाल करना है तो उसको किस तरीके से उसकी सैंडबॉक्सिंग करनी है कि वो कभी भी दूसरी एप्लीकेशन तक ना पहुंच सके, वो हम फर्दर किसी लेसन में आपको जरूर सिखाएंगे। थैंक यू। ठीक है, we should wrap up. Thank you for your time. Thank you for the valuable lesson. Hamid Saab, do you have any questions before you go? Not at all, sir. Not at all. Thanks. Okay, thank you. Thank you. Thank you so much. Look after yourself, guys, and thank you for today's session. मैं ज़रियाब के साथ इंशाल्लाह I'll catch up with you guys, and next week we'll send you invite again, inshallah, for 1 hour. This week we had some interruptions, so we have overrun this meeting. Yeah, this was the initial meeting. Thank you. Allah Hafiz, everyone. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Bye bye. Allah Hafiz.